Hello students, so today we are going to discuss some very important questions on force and laws of motion. Okay, so we are going to take about tensions numerical. तो हम टेंशन्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। तो जो कि काफ़ी हॉट्स होते हैं, तो मैं हॉट्स क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। यस, सो गाइज आई एम टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। यस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि आपके पास एक ट्रॉली है, ठीक है, और ट्रॉली 20 kg की है। ये वेट है आपको दे रखा है 3 kg, तो 3 × 10 mg 30 N हो गया, राइट। और इसके अंदर ये टेंशन है और ये पुल्ली है हमारे पास, ओके। और पीछे हमेशा फ्रिक्शन लगता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। बैकवर्ड साइड हमेशा क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो ये 20 kg की है, तो इस तरीके से। और हमको टेंशन निकालना है अब। तो ये टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, अब बेसिकली हमें ये निकालना है। यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी दिए होते हैं ना, तो हमें एक चीज मैंने बता रखी है। देखो, एक बात तो साफ है कि ये वाले को अगर मैं देखता हूँ, इस वाले को, तो ये नीचे जा रहा है। अगर ये नीचे जा रहा है तो मैंने हमेशा बताया कि इसका मतलब एम में तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अगर आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब ये नीचे जा रहा है, तो इसमें फोर्स लग रहा होगा पक्का। और फोर्स का मतलब क्या होता है, एम में। तो ये नीचे जा रहा है, जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो एम में हम लिखते ही हैं, ठीक है। हमने एम में लिख दिया। अब ये नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो ज्यादा क्या हुआ, देखो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो 30 N है, और जो ऊपर जा रहा है ये टेंशन ऊपर है। तो अगर ये ऊपर जा रहा हो तो टेंशन ज्यादा होता, लेकिन ये नीचे आ रहा है तो 30 N ज्यादा होगा। तो एम ए का मतलब मोशन में तो ये था। अब जिस साइड जा रहा है उसे पहले लिखते हैं। तो 30 माइनस का टेंशन, तो टेंशन ऊपर है, 30 नीचे है, राइट। तो पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर वॉचिंग दिस। ये जो मेरे पास सेकंड ब्लॉक है, आई मीन ये जो ब्लॉक मैंने बनाया, ये पहला वाला ये ट्रॉली है और दूसरा वाला ये है, ठीक है। तो दूसरे वाले को देख के मैंने ये इक्वेशन बना ली। अब आते हैं ऊपर। तो अगर आप ट्रॉली को देखोगे अब, जो कि 1 मैंने मार्क किया है, देखो अब ये इस साइड जा रहा है, ठीक है। अब जब ये इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब अभी भी एम में होगा, भाई मोशन में है। क्योंकि वो अगर राइट साइड आ रहा है तो मोशन में तो अभी भी हुआ, तो एम में हम लिखेंगे, ठीक है। फोर्स का मतलब मोशन में जब भी होगा तो आप एफ ए लिखोगे ही लिखोगे, विच इज इक्वल टू एम ए। अब देखो ज्यादा कौन सा है, देखो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, आगे लग रहा है टेंशन। तो इस केस में ज्यादा कौन होगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, टेंशन की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा हुआ टेंशन, और पीछे कौन सा फोर्स लग रहा है, पीछे लग रहा है वो फ्रिक्शन। क्योंकि ये मोशन में है तो इस पे लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, एक आया नीचे को देख के, एक आया ऊपर को देख के, राइट। तो ये दो इक्वेशन है। और जरा वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे जो मास था वो था 3 kg, ठीक है। तो इस वाली तो ये हमने दूसरे को देख के बनाई थी, तो मास हो जाएगा 3 kg। लेकिन यहाँ पे जो मास है ट्रॉली का, तो ट्रॉली का मास यहाँ पे कितना होगा, 20। एम आई राइट। तो इसका मतलब जब मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही है, क्योंकि जितने की देखो भाई, अगर जितने से इंजन खींचता है उसी उतने ही एक्सेलरेशन सारे के सारे वो चल रहे होते हैं ट्रॉली पीछे जो होते हैं। जितने से इंजन चलेगा उसी तरीके से जितने से नीचे खींचेगा उतने से ये आगे जाएगा। तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही हुआ ना। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3a = 30 - t। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू, ये एम ए है मेरे पास, तो उसका कितना मास दे रखा है, 20। तो 20a = टेंशन माइनस का एफ के, ओके। तो ये दो इक्वेशन है। लेकिन हमें पता है कि जो एफ के होता है, एफ के इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है, म्यू आर। और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है ट्रॉली के ऊपर। तो ट्रॉली के ऊपर लग रहा है, तो अब एक्चुअली चलो यहाँ पे म्यू आर का, म्यू का था थोड़ा, कि मैंने म्यू आपको गिवन नहीं दिया था। ओके चलो ये मैं बता देता हूँ। तो म्यू मेरे पास मान लो 0.04 वैसे सर्विस का होता है। तो अलग अलग सर्विस का अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पे आपको 0.04 दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 20a = t - का, अब एफ के का मतलब क्या होता है, म्यू आर, राइट। तो मेरे पास म्यू आर होता है। तो इसका मतलब ये 20 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा टी माइनस का म्यू कितना है, 0.04। और आर कितना होता है, आर मेरे पास जो होता है, आर होता है एम जी के बराबर, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग किस पे रहा है, ट्रॉली पे या इस पे, ट्रॉली पे ही लग रहा है। तो ये मेरे पास एम जी कितना हो जाएगा, तो एम मेरे पास 20, और जी कितना होता है 10,
तो ये मेरे पास आ जाएगी, आई मीन पूरी मॉडिफाइड इक्वेशन। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन 20a। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये है और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है। तो अब दोनों का यूज करके क्या मैं टेंशन निकाल पाऊंगा? कोशिश कर लेते हैं। देखो, अब इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि ये जो ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी जब मैंने वैल्यू पुट करी। देखो 0.4 इंटू में 20 इंटू में 10, तो ये मेरे पास बन जाएगा ओवरऑल 8 न्यूटन, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो गया है 20a इज इक्वल टू t-8। तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये रही फाइनली और एक इक्वेशन ये रही फाइनली मेरे पास। तो अब इन दो इक्वेशन का यूज करके आपको टेंशन निकालनी है तो निकल जाएगा। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो वहां पे टेंशन क्या है, वहां पे टेंशन माइनस में, यहाँ पे टेंशन प्लस में। तो ऐड करोगे तो मेरे पास टेंशन तो हट जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करना जरा। तो 3a और 2a, तो 3a और 2a मेरे पास कितना हो जाएगा? इधर मेरे पास 3a है और इधर मेरे पास 2 है, तो ऐड कर दिया तो मेरे पास 5a हो गया। और इसको जब ऐड करोगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? ये मेरे पास 3a था, ठीक है, 3 kg था। और ये मेरे पास, अच्छा ये 20a है, सॉरी सॉरी, 20a है ना ये, मैंने 2a कर दिया गलती से। ठीक है, तो 3a प्लस का 20a, तो ये मेरे पास हो गया 23a। ठीक है, और ये t से t कट गया तो मेरे पास 30, और ये माइनस का 8, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 30 और माइनस का 8, 22। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया? एक्सेलरेशन मेरा आ गया 22/23। तो काट के कितना आ जाएगा? देखो ये तो एक थोड़ा ज्यादा है, तो ये 0.9 समथिंग आना चाहिए। क्यों? 22/23 ना, तो अप्रोक्सीमेट 1 है। तो 1 से थोड़ा सा ही नीचे ज्यादा है, तो इसका मतलब 0.9 समथिंग आना चाहिए। तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 0.9 आ गया मेरे पास। अब बस एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसमें करो या नीचे करो, जिसमें करना है। तो टेंशन ही निकल के आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा। तो 3 इंटू 0.9 इज इक्वल टू 30 - t। तो ठीक है, तो 30 माइनस का एक तरह से 27 समथिंग आना चाहिए ना। वाई? क्योंकि ये अगर 0.9 अप्रोक्सीमेट 1 होता है, तो 30 में से अगर 3 जाएगा और टेंशन इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 27 समथिंग, राइट। तो टेंशन भी कितना आ जाएगा? 27 न्यूटन, राइट। एनी डाउट इन दिस? तो इसका मतलब इस तरीके से हम चीजें निकाल लेंगे। तो बस सिंपल था, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो इक्वेशन का यूज करके, और फिर हमने वैल्यू पुट करी तो उससे टेंशन भी निकल के आ गया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास ये, कि एक मेरे पास ये स्मूथ सरफेस है, ये सीलिंग जो जो ये देख रहे हो आप इस तरीके से, ये वाला जो है ये स्मूथ सरफेस है अपने आप में, ठीक है, इस तरीके से। ये येलो येलो लाइन जो है ये स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर बी रखा है और बी के ऊपर ए रखा है। तो ए बी का जो मास दे रखा है आपको 5 kg दे रखा है, और ए का जो मास दे रखा है आपको वो 4 kg दे रखा है। तो एक्चुअली में ये गिवन आपको दे रखा है कि जब ए बी के ऊपर मूव करा तो इसमें एक फ्रिक्शन लगाया गया अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन कितना था? 12 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ए को बी के ऊपर स्लाइड करते हैं तो जो फ्रिक्शन लगता है वो 12 न्यूटन लगता है, जब ए को बी के ऊपर स्लाइड करते हैं। लेकिन बी जो है वो तो स्मूथ सरफेस के ऊपर है। तो अब ये कह रहा है कि बताओ मैं ऐसा कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊं बी के ऊपर कि ए और बी एक साथ मूव करें। तो देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर बी वाला स्मूथ सरफेस पे है, तो अगर मुझे ए और बी को मूव करवाना है, तो जो वो मैं मैक्सिमम फोर्स दूंगा ना, तो वो मैक्सिमम फोर्स इनके फ्रिक्शनल फोर्स के हमेशा बराबर होता है। तो ए जितना बी के ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है, तो उतना ही फ्रिक्शन बी भी ए के ऊपर लगाता है। तो इसमें जो हमारे पास चीजें यूज होती है ना, तो जो मैक्सिमम फोर्स आपको निकालना है तो वही मैक्सिमम फोर्स दोनों के फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू बोथ द फ्रिक्शंस, आई मीन ए ऑन बी एंड फ्रिक्शन बी टू ए। तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो देखो अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास M1 लगा रहा है M2 पे और M2 भी लगा रहा है M1 पे, तो उस टाइम पे मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो एक फ्रिक्शन मैंने क्या बोला? ए टू बी, और एक फ्रिक्शन मैंने बोला बी टू ए। तो ये यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट है जो याद रखना होता है हमें जब भी ये स्मूथ सरफेस पे होता है। तो देखो मेरे पास फोर्स कितना बन जाएगा? तो ये मेरे पास बन जाएगा म्यू के M1 जी
आर जो लगता है वो m1g लगता है, और यहाँ पे भी मेरे पास कितना हो जाएगा, म्यू के m2g। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बस यही चीज याद रखनी थी, बाकी आप कर लोगे। अब ये मेरे पास जब भी स्मूथ सरफेस पे आपको दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है, दोनों को साथ साथ चलना है, तो दोनों का फ्रिक्शन हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ताकि ए गिर ना जाए या बी टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो इसलिए जब भी दोनों को तुम्हें साथ लेके चलना है तो उतना ही तुम्हें फोर्स भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम और क्या कर सकते थे। देखो हमें इसने कंडीशन दी थी ना, कि जब ए बी के ऊपर चल रहा था तो बी तो उस टाइम रुका हुआ होगा। तो जब ए बी के ऊपर चल रहा है तो फ्रिक्शन लगता है 12 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अगर 12 न्यूटन, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के आर, 12 न्यूटन। और म्यू के आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, m1g, जो कि ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला नीचे के ऊपर चल रहा है। तो m1g इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो इसका मतलब मेरा म्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय m1 कितना दे रखा है आपको, 4। तो 4 इंटू जी, राइट। तो ये मेरे पास जाएगा 4 इंटू में जी। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 12/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/g। तो इसका मतलब मेरा म्यू आ गया है 3/g, और यू कैन से 3/10 ऑल्सो। तो अब हमें ये फोर्स से तो निकालना था, तो फोर्स मेरे पास कितना हो जाएगा, तो बस म्यू तो अभी अभी आपने निकाल ही लिया है। तो 3/g, m1 कितना था 4, और इंटू में जी, प्लस, और म्यू के यहाँ पे भी वो उतना ही लगेगा जैसे मैंने बोला। तो 3/g, m2 कितना है 5, राइट, और ये हो जाएगा इंटू में जी। तो जी से जी कटा, ये वाले जी से भी जी कटेगा। तो ओवरऑल मेरे पास कितना आ जाएगा ये फोर्स, 3 इंटू 4 और 3 इंटू 5। तो इसका मतलब 12 और 15, तो ये हो जाएगा मेरे पास 27 न्यूटन। तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स हमको कितना देना पड़ेगा, 27 न्यूटन। बस ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है और नीचे वाला खुद सॉफ्ट सरफेस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे होता है, तो ध्यान रखना, इफ यू वांट टू मूव ए एंड बी टुगेदर, then the maximum force which you are applying on B, so it is always equal to frictional forces applied on A by B and B by A। तो ये वाला हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना होता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो अच्छा चलो एक्सेलरेशन भी बता दो फिर। तो देखो अब हम ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करवाया है, तो F मेरे पास 27 न्यूटन आया, तो दोनों को मूव करवाया, तो हम तो दोनों का ही मास लेंगे ना, m1 m2 इंटू में a। तो F तो 27 निकाल लिया, m1 m2 कितना हो गया, तो दोनों मिला के 9, 4 + 5 9, और ये a। तो इसका ना 27/9, तो ये मेरे पास जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरा हो गया 3, ठीक है, अगर वो आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ लेगा तो। ठीक है, दिस इज क्वाइट सिंपल। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि आपको एक ऐसा सरफेस दे रखा है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि द मासेस ऑफ ए एंड बी आर 10 and 5 kg रिस्पेक्टिवली। तो आपको एक एक ब्लॉक है, ये ए का मास 10 kg है, उसके ऊपर एक बी रखा हुआ है, बी का मास आपको 5 kg दे रखा है। और ये नाउ इट इज आस्किंग कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ सी विच में स्टॉप ए फ्रॉम द स्लिपिंग। ठीक है, तो ऐसा मिनिमम मास इसका क्या होना चाहिए कि ये स्लिप नहीं हो पाए, मतलब ये कोई भी चलने ना लगे, रुक जाए, रुका रहे। मिनिमम मास ऑफ सी विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लीपिंग। तो ये ए को स्लिप ना कर पाए, उतना क्या मास होना चाहिए इसका, ठीक है। तो मिनिमम मास में बताना है कि ये स्लिप ना हो पाए, मतलब रुका रहे। और सेकंड के आपको एक चीज और दे रखा है कि ए और ये सरफेस के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जो ये दे रखा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए इसमें अंदर, आपको बेसिकली मिनिमम मास निकालना है बी का, जिससे कि वो स्लिप होने से बच जाए, राइट। और ये बी का मास आपको एम दे रखा है, एम, ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को एक बात पता है कि जैसे ये जो अपने आप में ए और बी दे रखा है, तो ए और बी का टोटल मास कहाँ लग रहा होगा, नीचे की साइड। तो अगर इसका टोटल मास नीचे लग रहा होगा, तो ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, राइट, परपेंडिकुलर नॉर्मल।
ऊपर। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं एक तरह से नेट देखा जाए तो मुझे मास निकालना, तो इसका मतलब मोशन तो कुछ हो नहीं रहा होगा। तो जब मोशन कुछ अपने आप में हो ही नहीं रहा होगा तो कहना ही से नेट फोर्स जो है वो हर बॉडी पे जीरो ही लग रहा होगा, क्योंकि उसने यही तो बोला कि मूव ना कर पाए, स्लिप ना हो पाए। तो स्लिप जिसका मतलब मोशन में कोई कुछ है ही नहीं। तो जब मोशन में कोई कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब साफ सी बात है कि चीजें आपस में इक्वल होंगी फिर। देखो नीचे क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, m1 प्लस का m इंटू जी, टोटल मास नीचे तो लगता है। तो इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, R इज इक्वल टू m1 प्लस m इंटू जी, मतलब टोटल वेट नीचे जो लग रहा है। ठीक है। अच्छा, और अब अगर देखो यहाँ पे एक पीछे की साइड फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे इस साइड एक टेंशन लग रहा होगा, राइट। तो ये वाला टेंशन और ये वाला जो फ्रिक्शन है ये भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि उसने खुद ही बोला है स्लिप नहीं हो रहा है। तो जब स्लिप नहीं हो रहा है तो ये दो फोर्स आपस में इक्वल होंगे, राइट। तो कैन आई से टेंशन इज इक्वल टू वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो टेंशन जो है वो एफ एस, क्योंकि चल नहीं रहा है अभी, ठीक है, इसीलिए। तो जब चल रहा होता है तब हम नहीं बोल पाते ये, राइट। लेकिन वो चल रहा है तो इसलिए हम ये चीज नहीं बोल पाएंगे, जैसे मैंने पहले बता रखा है। तो ये एफ एस क्या हो जाएगा, म्यू आर, और म्यू हमें दे रखा है 0.2, राइट। और आर हमने निकाल ही लिया। तो आर कितना है हमारे पास, m1 प्लस का m इंटू जी। तो ये है मेरे पास टेंशन। अच्छा, m1 और m2 इंटू जी ये तो हमें गिवन ही दे रखा है, राइट। तो अगर ये सारी चीजें हमें दे ही रखी हैं, m1 m2 और ये जी भी हमें पता होता है, तो इसका मतलब ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा। तो ये जो टेंशन होगा, तो ये दैट टेंशन, अच्छा ये तो चलो मैंने निकाल लिया। तो अभी चलो हम ये वाला टेंशन निकाल लेंगे, फाइन। लेकिन अब अगर मैं इस सेकंड वाले को देखता हूँ, बी को, तो बी का वेट तो नीचे लग रहा होगा, m2g, राइट। तो अब ये मोशन में तो है नहीं, तो यहाँ पर तो इक्वली होगा ना, एम आई राइट। भाई जब मोशन में होता है तब इक्वल नहीं होता है, लेकिन अभी तो ये रुका हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड वाले को देखूंगा तो सेकंड वाले के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, तो m2g, यहाँ पे टेंशन अपोजिट लग रही होगी, तो m2g इज इक्वल टू टेंशन। तो अब ये m2g इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा, तो इसका मतलब, और यहाँ पे अगर मुझे और करना हो तो क्या मैं टेंशन को पहले ही निकाल चुका हूँ, यस। सारी चीजें इक्वल है तो टेंशन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो क्या मैं टेंशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स आई कैन। तो जरा वैल्यू पुट करते हैं, m2g इज इक्वल टू टेंशन की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.2। अच्छा, m1 की वैल्यू कितनी है, 10। m की वैल्यू कितनी है, 5, ऊपर देखो ये रहा, राइट। और इनटू में g, तो g कितना हो जाएगा मेरे पास, 10। तो इसका मतलब ये ओवरऑल फिर क्या निकल के आ जाएगा, तो ये मेरे पास, हमें m2 की वैल्यू तो निकालनी थी। देखो ये भी तो g था अपने आप में, तो g से g कट जाता, तो इसका मतलब m2 मेरा कितना आ जाएगा फिर, तो m2 मेरा आ जाना चाहिए ये 10 प्लस का 15, 15 इंटू 0.2। तो एक सेकेंड, 15 है ना, और क्या कुछ चीजें कट रही हैं आपस में, लेट मी चेक वंस अगेन। यस, तो हम मैंने इसको 2 माना था तो मुझे इसका मास बताना है, राइट। तो जब मुझे इसका मास बताना है तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 0.2। तो इसका मतलब मास मेरे पास क्या आ जाना चाहिए फिर, तो सिंपल 3 आ जाएगा, राइट। तो 3 केजी मेरे पास वो होना चाहिए था, इजंट इट। भाई ये 10 हो जाएगा, 15 to 30, तो ये मेरे पास 3.0 केजी हो जाना चाहिए था। दिस ब्लॉक इज एम नॉट m2, तभी तो करा ये मैंने, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास ये वाला बी वाला ब्लॉक को मैंने m लिया था, ए वाले ब्लॉक को मैंने m1 लिया था, तभी तो मैंने r इज इक्वल टू m1 प्लस mg लिखा था। देखो वेट नीचे लग रहा है तो मैंने क्या लिखा, m1 प्लस mg, तभी तो करा। तो मेरे पास R इज इक्वल टू m1 mg हो गया, क्योंकि ये m1 और m का वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। और अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे टेंशन फिर मैंने निकाली इसका यूज करके, देखो इस यहाँ पे टेंशन लग रही थी T, ये वाली, और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन एफ एस क्या होता है म्यू आर, और आर को फिर मैंने क्या लिखा है, इन्हीं का वेट तो लिखा है, देखो m1 और m,
तो वो ऊपर वाला क्या है, एम है, नीचे वाला M1 था, राइट। तो निकल गया। और फिर मैंने इसको देखा, तो इसके लिए मैंने M2G तो लिया है, M2G इज इक्वल टू टेंशन। ओके, तो आई होप ये बहुत सिंपल था, M2 हमें निकालना था, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल। मान लो अगर बी को M2, बी मेरे पास M2 था और आपको M निकालना होता, मान लो अगर वो आपको, देखो ये एक्चुअली क्या, यहाँ पे कंफ्यूजन एक्चुअली क्या हो गई होगी कि मैंने दोनों को ही बी मान लिया, राइट। तो वो थोड़ी सी, ओके, वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत आ गई होगी। एक काम करते हैं, इसको सी मान लेते, राइट। तो ये वाला सी था, तो हमने, क्योंकि बी मैंने उसको ही मान लिया, बी मैंने उसको ही मान लिया, तो इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो गई होगी। बट यहाँ पे सी था ये, ठीक है, तो बहुत सिंपल था। मैंने बी भी मान लिया, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई होगी। तो ये एम था, सिंपल कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया वो तो कर ही लेगा। ओके, तो दिस वाज क्वाइट इजी। तो फोर्स के लिए ये तीन जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आते भी है।